हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जो कि 16 और 17 अप्रैल को होनी है, अभी हाल ही में 4-5 दिन बाद। तो उसी के लिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान का, इसके 30 क्वेश्चन सभी विषयों में समान होंगे, उसके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर पहुँच गए हैं। और दोस्तों आज से हम इसके दो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो 7 नंबर प्रैक्टिस सेट तक के सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो आप उन्हें भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मानवीय रक्त में हीमोग्लोबिन से बहुत तेज़ी से जुड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं, कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे वातावरण स्तर को शिक्षण स्तर सहायक होता है। तो कैसा, तो ये विमर्शी स्तर जो है वो सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, छात्रों के अधिगम के निष्पादन में त्वरण यानी कि तेजी लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिणामात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों की वरीयता दी जाती है। आपको बताना है कौन कौन सी, इसमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा साधारण प्रतिदर्श विधि और स्तरित प्रतिदर्श विधि और व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किस में किया जाता है। तो कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग जो है वो किया जाता है विषय वस्तु विश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुँच के कारण शोधकर्ताओं को उपलब्ध है। तो ये हो जाता है सुविधाजनक प्रतिचयन। क्वेश्चन की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ रखी है दोस्तों, साथ ही साथ मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही हूँ। वो इसीलिए कि समय परीक्षा में कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपका समय भी कम हो और आप प्रश्न को कर सकें। क्योंकि अब आपने काफ़ी हद तक अपना रिवीजन कर ही लिया होगा और आप साथ ही साथ कर भी रहे होंगे, तो अभी ज़रूरी है हमें प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा समय चला जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रदूषक है उनके स्रोतों को ढूंढना है। तो शीशे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शीशे के लिए हो जाएगा पेंट। ठीक है, शीशे के लिए पेंट, शीशे को चमकदार बनाने और उसको जल्दी सुखाने के लिए शीशे का यूज़ पेंट में किया जाता है। पारा क्या हो जाएगा, पारा कोयले से मिल जाएगा। बेंजीन, बेंजीन हमें कहाँ से मिल जाएगा, तो बेंजीन हमें पेट्रोलियम पदार्थों में जलने से हमें बेंजीन की उत्पत्ति होती है और कैडमियम हमें बैटरियों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शहरों में धूम्र मुख्यतः शामिल होता है। धूम्रखोरा जो होता है ये किस कारण से होता है, तो इसमें होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अर्धजले कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश सर्च मेथड डोमेन यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रकारों के कंप्यूटर में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो आसान सवाल है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली होता है। 1 गीगाबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों, तो ये आपको 10 की पावर के हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 यानी कि 10 की पावर 9 बाइट्स। ठीक है, आई होप आपने ये सारे मेथड जो हैं वो याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हों तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी एक शॉर्ट में या एक वीडियो में इनकी तीनों ही सीरीज़ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटलुक कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखने में साधारण लगते हैं दोस्तों, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और ये आप अच्छे से इसको अगर करें ध्यान से तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी कोड 7 को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 में। ठीक है, ये विधि भी आपने सीख ली होगी कि इसे किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 या 14, ग्रामीण स्वशासन की सबसे निचली इकाई लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है। तो इसको ग्राम पंचायत कहा जाता है दोस्तों।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राजस्व घाटा जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप में स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 19 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, लंदन में ये तीनों ही आयोजित हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सूचियों को मिलाना है कि कौन किसका उपनाम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार हम इसे मिला लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, बैजनाथ मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और धनपत राय श्रीवास्तव, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों सी, क्लेमेंट एटली का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो ये कहा है दोस्तों केसी बियर ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, दोनों नाम दिए जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कुल 10 विधाओं को। अगला क्वेश्चन है, 19वें राष्ट्र एशियाई खेल में भाग लेने वाले देशों और उनकी पदक संख्या के में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों भारत सही नहीं है। भारत ने 100 पदक नहीं जीते थे, बल्कि अगर 100 नहीं जीते थे तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल यहाँ पे 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतते हुए कुल 107 पदक जो है वो जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको ये चुनना है। इस क्वेश्चन में से आराम से आप वीडियो को रुक कर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। पहला भारतीय संविधान जो है संग्रहालय वो नई दिल्ली में नहीं बनाया गया है। अगर नई दिल्ली में नहीं बनाया गया है तो कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये सोनीपत में बनाया गया है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सोनीपत में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने संसाधित क्षेत्रों में या राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा किया गया है। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 30 की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम जुर्माना राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों 1 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कम समय में आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश की है ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकें और आपका समय भी कम से कम जाए। तो दोस्तों मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक ये कंप्लीट हो चुके हैं, जो बाकी बचे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और अब एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाया करेंगे। तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।